हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है कि हम बात कर रहे हैं होम मैनेजमेंट की। होम मैनेजमेंट में भी हम आवास के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा मकान और घर के बारे में जो डिफरेंस है उसको समझा, क्योंकि आमतौर पर हम मकान और घर को एक ही बोलते हैं। बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है इस चीज को हमने समझा। कुछ परिभाषाएं हमने देखी, मकान की आवश्यकता के बारे में समझा, मकान के महत्व के बारे में भी समझा। धीरे धीरे हमने ये भी देखा इसी में कि जब हम एक भूखंड का चयन कर रहे हो तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमारी मिट्टी कैसी होनी चाहिए, हमारा आवास कैसे स्थान पर होना चाहिए। साथ ही साथ आपने नक्शे के बारे में समझा था। कल हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लिए थे। एक क्वेश्चन आपका जो 32 नंबर का था, 32 या 34 था, जिसमें उपभोग के नियम पर चर्चा की गई थी। तो उसमें शायद मैंने आपको उपभोग का नियम पूछा था और उसमें शायद मैंने मार्विन मुंडेल लगा दिया था। तो थोड़ा-सा आप अगर ध्यान रखेंगे तो उससे रिलेटेड हमने कई क्वेश्चन किए थे, तो आप उसे खुद भी करेक्ट कर सकते हैं। वो आपको पता है कि बाय मिस्टेक हो गया था। वो होता है आपका मतलब जो उपभोग का नियम दिया गया था वो अर्नेस्ट एंजिल के द्वारा ही दिया गया था। तो आप में से जिन्होंने भी उसे गलत किया है उसे आप सही कर लीजिएगा। वो गलती से मैंने मार्विन मुंडल बता दिया था, ठीक? तो आप 34 नंबर के जो ऑप्शन नंबर 2 है यानी कि अर्नेस्ट एंजिल के द्वारा उपभोग का नियम दिया गया था। हालाँकि हमने इतनी चर्चा की थी उपभोग के नियम के बारे में कि गलत होने का सवाल नहीं उठता है। तो वो कहीं से बस गलती से निकल गया था। बाकी आपका जो मैंने आंसर की दिया था, उसमें भी आपका 2 ही लगा है, तो आपको परेशान नहीं होना है। उपभोग का नियम अर्नेस्ट एंजिल के द्वारा दिया गया, परिवर्तन का वर्ग मार्विन मुंडेल के द्वारा दिया गया, ठीक? चलिए, अब जब हम इतना भवन के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं और आपको हमने बताया भी कि जो भवन के कुछ पार्ट हैं, जैसे कि सीढ़ी हो गया, छत हो गए, खिड़कियाँ हो गई और आपके दरवाजे हो गए, इन सब की क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। क्लास नंबर 29 से लेकर 37 तक आपको देखना था। उम्मीद है कि अभी तक आप सभी ने उस क्लास को देख लिया होगा। ठीक? चलिए, अब आज हम बात करेंगे भवन निर्माण सामग्री के बारे में और यहाँ से आपसे अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भवन निर्माण सामग्री का मतलब क्या होता है? भवन निर्माण सामग्री की बात करें तो क्या होता है? वैसे हम सब जानते हैं ईंट हो गया, पत्थर हो गया, ये सीमेंट हो गया, मोरंग हो गया, बालू हो गई, ये लौह तत्व हो गया यानी कि लोहा वगैरह हो गया, पत्थर हो गए, ये ईंट हो गया, ये सारी चीज़ें आपके भवन निर्माण की सामग्री हैं। अर्थात भवन की संरचना के जो तत्व हैं, वे सभी तत्व मतलब सामग्री जो भवन के ढांचे को खड़ा करने के लिए या फिर उसे एक रूप देने के लिए काम में लाए जाते हैं, भवन को सुंदरता प्रदान करते हैं, वो आपके भवन निर्माण सामग्री के अंतर्गत आते हैं। भवन निर्माण सामग्री के नाम से ये हम इनको जानते हैं। अब जब भवन निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, तब मनुष्य जो था, वो उसके पास कुछ प्राकृतिक सीमित साधन ही थे। मतलब जिसमें उसने घर बना लिया, जैसे कि कुछ पेड़-पौधे की चीज़ें थी और साथ में पत्थर हो गए छोटे-छोटे या बड़े पत्थर जो थे, आपने देखा होगा बड़े-बड़े पत्थर से गुफाएँ बना ली जाती थी। तो वो एक घर ही बनाते थे। फिर धीरे-धीरे खोज हुई, बालू, मिट्टी इन सब से बनाया जाने लगा। धीरे-धीरे ईंट वगैरह बनाने का काम चालू हुआ, तो ईंट-ऊँट से मतलब आपका भवन बनाया जाने लगा। अब आज निरंतर नई-नई वस्तुएँ बाज़ार में भी आ रही हैं और नए-नए प्रयोग भी हो रहे हैं, जिससे सुंदरता बढ़े, टिकाऊपन लाया जाए, कीमत घटाने के निरंतर प्रयत्न किए जा रहे हैं। इसी में आपका हम देखेंगे कि जो प्रमुख भवन निर्माण सामग्री हैं, उनमें कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं और हमसे किस तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप
ऐसे ही जनरली समझें तो क्या-क्या चीज़ें उपयोग होती हैं। जैसे पत्थर तो आपका हमने सबसे पहले ले लिया है। पत्थर के साथ-साथ जो मिट्टी के बने तत्व जैसे हम ईंट की बात कर लें, ईंट हो गया, लोहे के सामान जो होते हैं, उनको लिया जाता है। साथ ही साथ सीमेंट हो गया, चूना हो गया, लकड़ी हो गया, काँच हो गया, प्लास्टिक हो गया। हम अपने घर की पुताई के लिए भी और रंगाई के लिए पेंट वगैरह सब कुछ लेते हैं, तो ये सारे के सारे आपके भवन निर्माण सामग्री के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, उन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, ठीक? जैसे आपके पत्थर के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ लकड़ियों के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ सीमेंट क्या है, काँच क्या है, प्लास्टिक क्या है, इन सब के बारे में हम थोड़ा-थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पत्थर की। पत्थर क्या है? यानी कि जो आप बिल्डिंग के लिए जिस स्टोन का उपयोग कर रहे हैं, वही पत्थर। तो चट्टानों से पत्थर प्राप्त किए जाते हैं, ये हम सब जानते हैं। आपको पत्थर कहाँ से मिलते हैं? तो चट्टान से मिलते हैं। अनुमानतः ऐसा अनुमान है कि पृथ्वी पर कुल भूमि का 3/4 क्षेत्रफल जो है, वो तलछट चट्टान से, 1/4 ज्वलनशील चट्टान से और मेटामॉर्फिक चट्टान से भरा हुआ है। अब ये जो आपके 3 चट्टान आप देख रहे हैं, तलछट हो, ज्वलनशील हो या फिर मेटामॉर्फिक हो, इनके इनके उदाहरण कौन-से हैं ज़रा हम उनको भी समझ लेते हैं, ठीक? यहाँ से अगर आपसे पत्थर से क्वेश्चन पूछेगा, तो यही आपसे उदाहरण जो हैं इसके मतलब चाहे तलछट चट्टान के, ज्वलनशील चट्टान के या फिर जो मेटामॉर्फिक आपके चट्टान हैं, उनसे पूछेगा, तो हमें इसके उदाहरण को भी ध्यान रखना है। ज्वलनशील चट्टान से आप ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया और ट्रैप हो गया। इन तीनों को प्राप्त करते हैं। तो अगर आपसे उदाहरण पूछा जाए कि ज्वलनशील चट्टान के उदाहरण कौन से हैं? तो ध्यान रखेंगे ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है और ट्रैप है। साथ ही साथ तलछट की अगर हम बात करें तो तलछट चट्टान से बालू पत्थर, चूने का पत्थर, लेटराइट और मेटामॉर्फिक की बात करें तो मेटामॉर्फिक चट्टान से क्वार्टज़ाइट, सिस्ट, स्लेट, संगमरमर और नाइस इन्हें प्राप्त किया जाता है। अगर आप ग्रेनाइट और नीस की बात करें तो ये आपके ज्वलनशील के अंतर्गत आते हैं। कौन से हैं? ये आपके चाहे इसी में आपका नीस भी आ जाता है, तो ये आपके ज्वलनशील होते हैं। अब ज्वलनशील होते हैं और कठोर भी होते हैं। तो ये इनका मतलब अगर इनमें हम अभ्रक कम मिलाएँ तो इनकी मजबूती बहुत होती है। ये कड़युक्त होते हैं, बारीक कण से मजबूत और चमक बढ़ती है इनसे। अगर इसमें हम बारीक कण मिलाते हैं तो इनकी चमक बढ़ती है। और इसका अगर रंग पूछा जाए तो इसका रंग आप स्लेटी से हल्का मतलब इसका रंग जो होता है वो हल्का कह सकते हैं हल्का रंग होता है और अगर गहरा स्लेटी होता है, ठीक? और ये ज़्यादा महँगे होते हैं। आपने देखा होगा कि ग्रेनाइट वग़ैरह ज़्यादातर हम किचन में लगवाते हैं। ये बड़े महँगे होते हैं, जैसे ग्रेनाइट तो वैसे भी लगवाते हैं, लेकिन ये ज़्यादा महँगा होने की वजह से उपयोग में कम लाया जाता है। मतलब जिनके पास पैसा वग़ैरह ज़्यादा है, ज़्यादा धनी व्यक्ति हैं, तो वो लोग ग्रेनाइट का उपयोग ज़्यादा करते हैं। बाकी ये उतना ज़्यादा उपयोग में नहीं लाया जाता है क्योंकि ये अधिक महँगा होता है। बस महँगाई के कारण इसको उपयोग में नहीं लाते हैं। जबकि अगर हम बेसाल्ट की बात करें तो ये दोनों ज्वलनशील चट्टान से बने होते हैं और ये चाहे बेसाल्ट हो या फिर चाहे आपका ये ट्रेप हो, ये दोनों ज्वलनशील चट्टान से बने होते हैं और ये गहरे स्लेटी रंग के होते हैं। इसमें अन्य रंगों में भी इसमें मिलते हैं और इसके कण अगर देखा जाए तो बारीक होते हैं। अगर हम बलुआ पत्थर की बात करें, वैसे हमने यहाँ पर लिखा नहीं है, बस आप ध्यान से सुन लीजिए। अगर बलुआ पत्थर की हम बात करें, तो ये आपका तलछट का उदाहरण है। ये तो हम सब जानते हैं कि ये किसका उदाहरण है, तो ये तलछट पत्थर का उदाहरण है और बालू के कणों के जो सिलिका होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, ये जो आपके लौह ऑक्साइड होते हैं, मिट्टी हो गए, इन सब से मिलाकर ये बनता है।
और ये ना तो ज़्यादा कठोर होते हैं और ना ही ये मुलायम होते हैं। इसीलिए इनका निर्माण में हम जब घर का निर्माण करते हैं तो इन सब का ज़्यादा उपयोग करते हैं। अब इसमें कई चीज़ों को मिलाकर इसके रंग को हम अपने अनुसार बना भी लेते हैं। अगर वहीं हम लेटराइट की बात कर लें, तो ये आपका गेरुआ रंग का होता है। गेरुआ रंग का होता है और ये पत्थर कोमल और कोमल होते हैं एक प्रकार से। जो आपके लेटराइट पत्थर हैं ये कोमल होते हैं, अगर कोमल है तो आसानी से टूट भी जाते हैं। और इनका उपयोग कहाँ होता है? तो जैसे सड़क बनाने में या फिर नींव के भराव के लिए भारत में या अधिक मात्रा में या अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये जो है आपके यहाँ सब जो उपयोग ज़्यादा किए जाते हैं। फिर आपका मेटामॉर्फिक आ जाता है। मेटामॉर्फिक में आपका जैसे संगमरमर हो गया, आपने देखा है संगमरमर सबसे महँगा पत्थर में से एक होता है। चूना पत्थर का जो कायांतरित रूप होता है, वही तो होता है आपका संगमरमर। आपने पढ़ा है ना कि ये जो आपका संगमरमर होता है, ये किस प्रकार के चट्टान से बनता है? तो ये आपका कायांतरित चट्टानों के अंतर्गत आता है, ठीक? ये भी आप थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे। अब ये आपका हो गया कौन-सा स्लेट हो गया, संगमरमर हो गया, नाइस हो गया, ये सारी चीज़ें आपके मेटामॉर्फिक की हैं। तो पत्थर में आप इन तीनों चीज़ों को ध्यान रखेंगे। अब जैसे आपने पत्थर के बारे में तो समझ लिया, आपको ये भी समझना है थोड़ा-सा कि जो भवन निर्माण है उसमें पत्थर के प्रमुख उपयोग क्या-क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो आप नींव के भराव के लिए इसका उपयोग करते हैं। और कल ही आपका एक क्वेश्चन था कि जो जो घर की मजबूती होती है, वो किस पर निर्भर करती है? तो आपने देखा था कि वो नींव पर निर्भर करती है। साथ ही साथ ये दीवार के निर्माण के काम में आता है। फर्श और छतें बनाने के काम में आता है। दरवाजे, खिड़कियाँ, चौखट ये सारी चीज़ें बनाने के काम आता है। अलमारियाँ, प्लेटफ़ॉर्म इन सारी चीज़ों को बनाने के काम होता है। गिट्टी बनाने के लिए काम में आता है। चूना, सीमेंट ये सब बनाने के लिए काम में आता है। तो इसके बहुत ज़्यादा उपयोग हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये हम सब अपने दैनिक जीवन में देखते ही हैं। अब अगर बात की जाए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कहाँ से? जो एक पत्थर होता है भवन निर्माण में जो पत्थर है, उसके आवश्यक गुण क्या-क्या होने चाहिए? सबसे पहली जो प्रॉपर्टीज़ आप देखेंगे उसमें आपकी मजबूती आती है। यानी कि पत्थर कैसे होने चाहिए? मजबूत होने चाहिए। और ये आपकी सिर्फ़ पत्थर की बात नहीं हो रही है। आप इसमें जो भी देखेंगे जैसे आप लोहा ख़ैर वो तो मज़बूत होता ही है। अभी हम आगे चलकर ईंट की बात करेंगे, वो भी मज़बूत होना चाहिए। जो आप प्लास्टिक का उपयोग करते हैं उसमें भी मज़बूती होना चाहिए। अरे भाई हम घर का निर्माण कर रहे हैं, भवन के निर्माण के लिए सामग्री का चयन कर रहे हैं, तो उसमें मज़बूती होना लाज़मी है। अगला गुण क्या होना चाहिए? तो उसमें उपयुक्त कड़ापन होना चाहिए, मुलायम नहीं होना चाहिए। मुलायम का मतलब लचक नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? उपयुक्त कड़ापन होना चाहिए। कोई पत्थर ऐसा है कि वो कैसा हो, ऐसे लुचलुचा सा हो। लुचलुचा मतलब उसमें लोचमयता हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, तो वो घर के निर्माण के लिए अच्छा होगा? नहीं। तो जो आपका भवन निर्माण में आप जिन पत्थरों का उपयोग कर रहे हैं, वो उपयुक्त कड़े होने चाहिए, अग्नि प्रतिरोधी होना चाहिए, दानेदार बनावट होनी चाहिए, पानी के अवशोषण की निम्न क्षमता होनी चाहिए। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि जो हमारा घर होना चाहिए उसमें सीलन वगैरह ना हो, नमी वो अपने अंदर कम अवशोषित करे, बिल्कुल निम्न क्षमता होनी चाहिए। अगर बात किया जाए तो वो 2 घंटे के बाद भी कम से कम 0.6% ही से इससे भी कम वो पानी को अवशोषित करे, ऐसा होना चाहिए। मौसम प्रतिरोधी होना चाहिए। नक्काशी बनाने में आसानी हो, मतलब ऐसे पत्थर हों जिस पर हम बनावटें करें, जो नमूने बनाएँ, नक्काशी करें, वो आसान हो हमारे लिए। साथ ही साथ देखने में वो अच्छा हो, बनावट हो, आकर्षक लगे, इसमें दरारें ना हो, हथौड़ा मारने पर इसमें से बिल्कुल
टन टन सी आवाज़ आनी चाहिए। तो ये कुछ प्रमुख विशेषताएँ होती हैं पत्थर की, ठीक? तो जब आप अपने घर का निर्माण कर रहे हैं, तो आप सबसे पहली सामग्री में जो चयन करेंगे, वो आपका आ जाता है पत्थर। पत्थर के बारे में आपने समझा, आपने ये देखा कि हमारी पृथ्वी पर कितना ज्वलनशील पत्थर है, कितना तलछट पत्थर है, कितना आपका मेटामॉर्फिक पत्थर है। साथ ही साथ आपने इन सभी के उदाहरण देखे जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। इसी में आपने समझा कि एक पत्थर की क्या उपयोगिता है, मतलब हम इसका उपयोग कब और कहाँ करते हैं। साथ ही साथ एक पॉइंट और समझा आपने कि अगर एक पत्थर जो कि आप अपने भवन निर्माण में कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, तो उसमें कौन-कौन सी विशेषता होनी चाहिए। आपने 5-6 विशेषताएँ देखी। पत्थर के बारे में हमें इतना ही समझना है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे तत्व जो कि है हमारा ईंट। ईंट यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका उपयोग आप जैसे घर में दीवार बनाने के लिए, फर्श बनाने के लिए, प्लेटफ़ॉर्म बनाने के लिए, नक्काशी करने के लिए, साज-सज्जा करने के लिए आप इसका उपयोग करते हैं। ये आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक यहाँ सब जो है अधिक रूप में पाया जाता है। वैसे हम बात कर रहे हैं मिट्टी से बने पदार्थ जिसमें आपका आता है ईंट। ईंट कैसे बनता है? मिट्टी से ही तो बनाते हैं। अच्छा आपके आस-पास कहीं ईंट बनता है कि नहीं बनता है? बनता होगा, भट्ठे होंगे ज़रूर। तो जो आपका ये ईंट है, हम बात कर लेते हैं किसकी? ईंट की। ईंट आपका कैसे बनेगा? ये जो अगर हम ईंट की बात करें तो आपकी ईंट कैसे बनेगी? ईंट आपकी बनेगी मिट्टी, जल और बालू से मिलाकर। भवन के निर्माण के लिए ईंटों का जो उपयोग हो रहा है, ये आज से नहीं हो रहा है। ये बहुत प्राचीन काल से चलता आ रहा है। प्राचीन सभ्यताओं से ही हजारों वर्षों से हम ईंटों का उपयोग करके अपने भवन निर्माण को कर रहे हैं। और खुदाई में आज से भी जो प्राचीन काल था, उसमें भी आपको ईंट के नमूने मिले थे। कहने का मतलब ये है कि ये आज ये कोई नया चीज़ नहीं बन के आया है। मिट्टी का जो हम बना रहे हैं ईंट, ये पहले के समय में भी उपयोग होता था। जब खुदाई-वुदाई हुई, तो हमें ईंट के जो नमूने थे, वो सारे हमको मिले थे। अब ईंट की संरचना कैसे बनती है? तो सबसे पहले आपने देखा कि हम क्या-क्या मिलाते हैं? मिट्टी, आपका जल और बालू। इन चीज़ों से मिलकर आपका बनता है ईंट। अब क्या आपसे एग्ज़ाम में ये पूछा जाएगा कि ईंट में हम क्या-क्या मिलाकर बनाते हैं? अरे! ये तो बच्चा-बच्चा बता देगा कि मिट्टी, जल, बालू मिलाकर हम ईंट का निर्माण करते हैं। तो आप बड़े हैं, बच्चे नहीं हैं। आपके लिए क्वेश्चन और क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहले आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो ईंट का लाल रंग होता है, ईंट कैसा होता है? लाल रंग का होता है। तो ईंट के लाल रंग होने का कारण क्या है? तो आप बताएँगे कि ईंट के लाल रंग होने का कारण जो होता है, वो होता है लौह ऑक्साइड, जो कि आपको लाल रंग देता है। मतलब ईंट को लाल रंग देने के लिए आप उसमें लौह ऑक्साइड मिलाते हैं, लेकिन ये आपका उचित मात्रा में मिलाया जाना चाहिए। ठीक? दूसरा आता है, दूसरा ये आता है, अब देखिए यहाँ पर हमें विशेषता पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक विशेषता हमने देख ली कि ईंट का जो रंग है वो लाल होना चाहिए, ठीक? कारण क्या है लाल होने का? लौह ऑक्साइड मिलाया जाता है। दूसरा आता है हम मिट्टी को जब मिट्टी में हम सिलिका मिलाते हैं। अब सिलिका क्यों मिलाया जाता है? तो ये आपका सिलिकॉन का डाई ऑक्साइड रूप होता है और ये आपके जो ईंट है उसको सिकुड़ने, चटकने से बचाता है। अच्छा कभी-कभी जब आपके घर पे ईंट आता है, तो आपने देखा होगा कुछ ईंट तो आपका बिल्कुल ऐसे होता है, ठीक? लेकिन वहीं कुछ ईंट आपके ऐसे होते हैं कि जो कुछ ऐसे टेढ़े-मेढ़े होते हैं, ठीक? मतलब उनका आकार जो होता है वो ऐसे बिल्कुल एक आयत के समान नहीं होता है। टेढ़े-मेढ़े होते हैं, बीच में चिटके होते हैं, तो आपका ईंट टेढ़ा-मेढ़ा ना हो, सिकुड़े ना,
चटके ना, इसके लिए आप क्या मिलाते हैं? तो इसके लिए आप सिलिका मिलाते हैं। एक प्रकार से यह ईंट को अच्छी आकृति देने का कार्य करता है, ठीक? और ये लगभग 50 टू 75% तक ईंट में उपस्थित रहता है। जो सिलिका की उपस्थिति है ईंट में कितनी होती है? 50 से लेकर 75% तक होती है। अगला है आपका, इसमें हम 5 चीज़ों को मिलाते हैं, 2 आपने देखा, अभी 3 बाकी हैं। अगला है आपका एल्यूमिना, मतलब ये करता क्या है? एल्यूमिना जो है आपका, ये ईंट को साँचे में ढालने हेतु आवश्यक लचीलापन देता है। मतलब ताकि हमारा ईंट जो है वो अच्छे से एक अच्छी आकृति पा सके, साँचे में ढालने के लिए लचीलापन देने का कार्य करता है। और इसमें हम मिलाते क्या हैं? तो एल्यूमीनियम ऑक्साइड मिलाते हैं, ठीक? मतलब एल्यूमीनियम का ऑक्साइड रूप इसमें हम मिलाते हैं। और इसकी मात्रा कितना होता है? तो ईंट में ये 20 टू 25% होता है, ठीक? जिससे मतलब अगर कोई चीज़ आपने ज़्यादा मिला दी है या कोई चीज़ आपने कम मिलाई है, तो ये आपके ईंट को अच्छी आकृति नहीं देगा, रंग अच्छा नहीं देगा या उसमें एक जो सिकुड़ना, चटकना ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। फिर अगला है आपका मैग्नीशिया। मैग्नीशिया ये आपको हल्का पीला रंग उसमें मिला देता है। मैग्नीशिया का हम करते क्या हैं? तो इसका भी हम ऑक्साइड रूप मिलाते हैं। यह भी आपका मैग्नीशिया का ऑक्साइड रूप होता है, जो ईंटों के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। अगर अधिक रहने पर अगर आपने जो है मैग्नीशिया अधिक मिला दिया है, तो ये आपका आसानी से टूटने वाला हो जाता है। मतलब आप जैसे आप क्या करते हैं, कभी आप ये देखिए कि जब आप ईंट को पट्ट करके गिराते हैं, पट्ट का मतलब जब आपकी ईंट ऐसे गिरी है, ऐसे भी नहीं समझ में आ रहे हैं, ऐसे। और एक होता है कि खड़ा-खड़ ईंट गिरना, ठीक? तो जब आपका पट्ट होकर ईंट गिरे, तब आपका ईंट टूटे ना, वो एक अच्छा ईंट माना जाता है। अगला है चूना, चूना क्यों मिलाते हैं? तो चूना या फिर आप इसे कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। तो चूना जो चूड़ है, ये यानी कि चूना आपका चूड़ के रूप में होता है और ये ईंट को सिकुड़ने से रोकता है। तो हम अपने ईंट में इन 5 तत्वों को मिलाते हैं, इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर आपका एक एक अच्छा ईंट तैयार होता है। कैसा ईंट? एक अच्छा ईंट तैयार होता है। अगर कभी आपसे ये पूछा जाए कि एक अच्छी ईंट में क्या-क्या विशेषताएँ होनी चाहिए? सबसे पहले अच्छी ईंट की आकृति आयताकार होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, ठीक? जैसा आपने अभी देखा, एक जो आपकी अच्छी ईंट है, उसका जो आकार है, वो आयताकार होना चाहिए। इसके किनारे स्पष्ट हों और रंग इसका लाल होना चाहिए, ठीक? ये भली-भाँति पकी होनी चाहिए। अगर आप 2 ईंटों को बजा रहे हैं, तो उनके बीच झनकार की आवाज़ आनी चाहिए। अगर ये फर्श पर पट्ट गिरते हैं, पट्ट का मतलब बिल्कुल ऐसे पट्ट गिरते हैं, कैसे आपको समझाएँ? जैसे एक ईंट होती है खड़ी करना और एक ईंट होती है लिटा देना। जब आप लिटा देते हैं, ऐसे में जब आपकी ईंट गिरती है, तो वो टूटनी नहीं चाहिए। ईंट, कंकड़, पत्थर, चूने मुक्त होनी चाहिए या फिर वो शीघ्र टूट जाती हैं। अगर इसमें ये सारी चीज़ें ज़्यादा हैं, तो वो टूट जाती हैं। साथ ही साथ अच्छी ईंट में अपने भार के, ये आप ध्यान रखेंगे, अपने भार के 20% से अधिक पानी सोखने की क्षमता नहीं होनी चाहिए। मतलब आपका जो ईंट है वो बहुत ज़्यादा पानी सोखने वाला ना हो। कुछ विशेषताएँ होती हैं ईंट की। अच्छा, एक बात और है आपका, ये ईंट के आकार से भी कभी-कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर हम ईंट के आकार की बात करें तो अलग-अलग जगहों पर ईंट का जो आकार होता है वो अलग-अलग होता है। जो सबसे ज़्यादा एक प्रकार से कह सकते हैं प्रचलित मानक है, वो क्या है? वो आपका ये वाला मानक है। 9 इंटू 4.5 इंटू 3, ये आपका यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया गया है। ये इतना होना चाहिए या फिर ये भी आपका एक दिया जाता है कि लंबाई 10, चौड़ाई 5, ऊंचाई 3 होनी चाहिए।
इसके भी आकार के ईंट बनते हैं, लेकिन और भी आकार के ईंट बनते हैं। तो वैसे आपसे ये क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाना चाहिए, बट उनका क्या है, पूछ लिए तो हमारे पास ये दोनों ऑप्शन तो होने ही चाहिए। कौन से? ये वाले। ये दोनों ऑप्शन हमारे पास होने चाहिए। ऑप्शन में इसके अकॉर्डिंग अगर दिया है फिर तो अच्छी बात है। अदरवाइज़ आपके बुकों में इन दोनों के अलावा जैसे जो आपके एक और ईंट है उसका जो लंबाई चौड़ाई दिया गया है वो 9 इंटू 2.25 इंटू 3 इस आकार की ईंट भी दी गई है। तो ये 3 आकार की जो ईंटें हैं वो आपके बुक में दी गई हैं। अब लेकिन आपको जो 2 ध्यान रखना है, ये 2 ध्यान रखना है, 9 गुणे 4.5 गुणे 3 या फिर 10 गुणे 5 गुणे 3 ये ईंट का आपका एक आकार होना चाहिए। और फिर से आपको बता रहे हैं, ये आपको कई आकार में मिलेंगी, जैसे अलग-अलग प्रांत में आपके अलग-अलग आकार की ईंटें पाई जाती हैं। अलग-अलग प्रांत क्या कह रहे हैं? हमने खुद अपनी आँखों से 2 प्रकार के मतलब 2 साइज़ की ईंटें देखी हैं। एक काफ़ी चौड़ा होता है, मतलब अगर आपको बताएँ तो अगर हमने जो ईंट देखी है, वो आपकी कुछ इस तरह की देखी है। मतलब एक ईंट हमने लगभग इतनी लंबी-चौड़ी देखी है और दूसरी ईंट हमने वहीं कम से कम इतनी हमने देखी है, ऐसे इतने डिफ़रेंस पर हमने ईंट खुद देखी है। तो आप ये अलग प्रांत की बात ही छोड़ दीजिए, आपकी जो ईंटें होती हैं, वो अलग-अलग साइज़ की होती हैं। इस बात को आप थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे। अब ये आपने ईंट के बारे में बात कर ली। आप ईंट और पत्थर ये 2 चीज़ें हमने देख ली। अब चलते हैं तीसरी चीज़ जो कि हमारे कह सकते हैं कि हमारे भवन निर्माण में उपयोग किया जाता है। वो क्या है? तो वो है आपका लकड़ी। लकड़ी से भी आपसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, तो हम समझते हैं इन लकड़ियों का उपयोग कि लकड़ी सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखनी है कि ये जो लकड़ियाँ हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं। आपको पता है कि भवन निर्माण में आप लकड़ियों का प्रयोग करते हैं, जैसे आपको अगर दरवाजे खिड़कियाँ बनाना हुआ, तो ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनका आप बीम के लिए, चौखटे के लिए या फिर लकड़ी के जो हम घर बनवाते हैं, उसमें भी प्रयोग किए जाते हैं। लकड़ी का घर मतलब कि जैसे जो छप्पर वगैरह बनाए जाते हैं, अब उसमें भी उपयोग में लाए जाते हैं। तो ये कई प्रकार से आपके उपयोग की काम की चीज़ हैं। अब जैसे हम अगर भवन निर्माण में नहीं कर रहे हैं, कोई भी जैसे अगर एक निम्न वर्गीय या हम कह सकते हैं कि जो मध्यम वर्गीय परिवार है, उसके यहाँ जो दरवाजे, खिड़कियाँ लग रही हैं, लकड़ी के लगवा रहे हैं, मान लेते हैं। लेकिन फिर भी ये जो है, जो बड़े कह सकते हैं जैसे एक उच्च वर्गीय परिवार है, तो वहाँ पर भी तो लकड़ी का उपयोग हो रहा है। अब भवन बनाने में ना सही, लेकिन भवन को साज-सज्जा देने के लिए तो किया जाता है। फर्नीचर हो गए आपके बनाने के लिए या फिर जैसे फर्नीचर में तो आपका सारा फर्नीचर आ जाता है, चाहे ये अलमारी वगैरह हो गया, मतलब जिसमें आप सामान रख सकते हैं, वो आपका फर्नीचर, जिस पे आप बैठते हैं, जो आपका टेबल है, ये फर्नीचर है। तो इन सबको बनाने के लिए हम लकड़ी का उपयोग करते हैं। लेकिन क्या सारी लकड़ियाँ हम उपयोग कर सकते हैं? आप आम की लकड़ी देख लीजिए, आप जो है नीम की लकड़ी देख लीजिए, जामुन जामुन की लकड़ियाँ होती हैं, शीशम की लकड़ियाँ होती हैं, सागौन की लकड़ियाँ होती हैं। तो लकड़ियों की भी कुछ अपनी विशेषताएँ होती हैं, जिनके आधार पर हम इनका चयन करते हैं। अब अगर सबसे पहले हम थोड़ा-सा लकड़ी के बारे में समझें, तो ये वृक्ष एक आपके सदाबहार वृक्ष होते हैं, जो कि आपको ठंडे स्थान पर देखने को मिलते हैं। दूसरा आपका होता है पतझड़, जो कि हमारे और आपके आसपास देखने को मिलता है। सबसे पहले तो यही आपसे पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन-सा सदाबहार वृक्ष है, कौन-सा आपका पतझड़ वृक्ष है? सदाबहार वृक्ष में ये इनका आकार ये दिया गया है, तिकोना होता है। बाकी चीड़, फर, देवदार ये तीनों आपके सदाबहार वृक्ष के अंतर्गत आते हैं। ये आपके ठंडे स्थानों पर पाए जाते हैं। वहीं अगर हम पतझड़ की बात करें, तो पतझड़ कौन-कौन से होते हैं? पहली बात तो इनका आकार गोल होता है। जैसे आपके सागौन हो गया, शीशम हो गया,
साल हो गया, हल्दू हो गया, आम हो गया, महोगनी हो गया। अब इसमें से तो कई ऐसे होंगे जो हमारे आस-पास देखने को मिलेंगे। जैसे सागौन, सागौन हम सब देखते हैं, सागौन हमारे अक्सर आस-पास देखने को मिलता है। शीशम भी हम देखने को पा जाते हैं, शीशम भी देखने को मिल जाता है। आम की तो बात ही क्या कही जाए, आम भी हमारे आस-पास तो हर घर के आस-पास देखने को मिल जाएगा। हालाँकि जो शहर में हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, जो गाँव के आस-पास हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो इसमें से जो पतझड़ वाले हैं जैसे आपकी ये जामुन हो गया, नीम हो गया, ये सारे आपके किस में आते हैं? पतझड़ वाले में आते हैं। बाकी आप ये जो आपका सदाबहार वाला है, ये सदाबहार वाला चीड़, फर, देवदार, ये तीनों नाम आप ध्यान रखेंगे। अब सबसे पहले हम चलते हैं इनके एक-एक के बारे में थोड़ा-थोड़ा समझते हैं कि जो ये अपने लकड़ियाँ हैं, इनकी क्या-क्या विशेषताएँ होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सागौन की। सागौन आप सभी ने देखा होगा, सागौन की जो लकड़ियाँ होती हैं बहुत महँगी बिकती हैं। आपने देखा होगा कि कई बार लोग अपने जैसे जो घर से दूर खेत-ओत ले लेते हैं, तो उसमें सागौन के ही पेड़ लगा देते हैं और ये बड़े महँगे बिकते हैं। तो इनकी मतलब हम खेती एक प्रकार से खेती करते हैं, तो ये मज़बूत होते हैं। सबसे पहली बात ये बड़े मज़बूत होते हैं, टिकाऊ होते हैं, अगर जैसे इन पे पॉलिश करना हुआ तो इनके पॉलिश भी अच्छे चढ़ते हैं। कई प्रकार की लकड़ियाँ ऐसी होती हैं जिन पर हम पॉलिश नहीं कर पाते हैं, मज़बूती नहीं होती है, कीड़े जल्दी लग जाते हैं। तो क्या जो जो ऐसे लकड़ियाँ हैं, वो उपयोग की दृष्टि से अच्छे होंगे? नहीं होंगे। हम उनका उपयोग अपने घर के भवन के निर्माण में क्यों करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन जो आपका सागौन है, ये मज़बूत है, टिकाऊ है, पॉलिश अच्छे चढ़ते हैं, कीड़े, दीमक ये सारी चीज़ें इसमें नहीं लगते हैं। तो ये एक प्रकार से लकड़ियों की विशेषता है। अगर हम दूसरी बात करें और लकड़ियों की, तो बात कर लेते हैं साल की। साल की लकड़ी भी मजबूत होती है, टिकाऊ होती है, लेकिन एक कमी इसमें ये है कि ये पॉलिश अच्छे नहीं होते हैं इसमें। इसमें अगर आप पॉलिश करेंगे, तो ये अच्छे पॉलिश नहीं होते हैं इस पर। अगला है शीशम। शीशम ये एक मजबूत लकड़ी है। रंग इसका भूरा होता है, सर्वश्रेष्ठ काला रंग होता है, मतलब जो शीशम की सर्वश्रेष्ठ लकड़ी होगी, उसका रंग कैसा होगा? काला होगा। तो आप इन विशेषताओं को देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले आपने साल के बारे में बात की। साल क्या है? मजबूत है, टिकाऊ है, लेकिन पॉलिश अच्छा नहीं होता है। फिर हमने बात की शीशम की। शीशम मजबूत है, भूरा होता है, लेकिन जो सबसे अच्छा शीशम होता है वो काले रंग का होता है। अगर हम बात कर लें हल्दू की, हल्दू क्या है? हल्दू आपका भार में हल्का होता है। भार में कैसा है? ये हल्का है। तो हम इसका उपयोग अपने भवन निर्माण में करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि आपने पढ़ा कि जब हम भवन निर्माण की बात कर रहे हो तो उसमें मजबूत, कड़क, कठोर ऐसी चीज़ों का उपयोग करना है। तो हम इसका उपयोग खिलौने वगैरह बनाने के लिए कर लेते हैं। आम, आम सबसे सस्ता है। इसका इसीलिए हम प्रयोग कहाँ करते हैं? जैसे पैकिंग के लिए। पैकिंग का मतलब अच्छा आपने ये देखा होगा कि आम की बात ही कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि लकड़ियों की टोकरी बनी होती है। टोकरी मतलब ऐसे खाँचा टाइप का बना होता है। उसी में हमारे सेब, अनार जो भी फल होते हैं, जिसे हम कहते नहीं एक कैरेट ले लेना है, तो वो पूरा जो एक डिब्बा होता है उसकी पैकिंग किससे होती है? तो आम की लकड़ियों से हम उसकी पैकिंग करते हैं। ठीक? तो इसका उपयोग हम पैकिंग वगैरह के लिए करते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया कि निम्नलिखित में से पैकिंग के लिए उपयोग की जाने वाली लकड़ी है। आम हो गया, शीशम हो गया, साथ ही साथ आपका सागौन हो गया, साल हो गया, तो आपको पता है ना कि सबसे सस्ती हमारी क्या है? आम है। पैकिंग के लिए हम इसी का उपयोग करते हैं। ठीक? चलिए, आगे है आपका महोगनी। अब ये महोगनी क्या है? तो महोगनी आपकी एक ऐसी लकड़ी है जो कि गीली रहेगी, फिर कमज़ोर होगी
लेकिन अगर सूख गई तो मजबूत हो जाती है और इसका हम सजावटी बर्तन वगैरह बनाने के लिए उपयोग करते हैं। तो ये आपकी महोगनी हो गई। आपने कई प्रकार की लकड़ियों के बारे में समझा, जाना। अब ये जो लकड़ियाँ हमारे सामने आती हैं या हम जिन लकड़ियों का उपयोग करते हैं, क्या ये लकड़ियाँ काट के ले आए और हमने इनसे बना दिया, ऐसी लकड़ियाँ होती हैं? मतलब आप गए, पेड़ देखा, आपने काटा, आप लेकर आए, उसका आपने खिड़की, दरवाज़ा या ऐसा कुछ जो भी डेकोरेटिव आइटम था आपने बना दिया, बस हो गया? नहीं, सबसे पहले हम लकड़ियों पर कुछ प्रोसेस करते हैं। अब वो प्रोसेस कौन-कौन सी होती है, ज़रा हम उसको भी समझ लेते हैं कि क्या प्रोसेस करना पड़ता है हमें अपने लकड़ियों को उपयोग में लाने से पहले। तो भवन निर्माण में उपयोग में लाने से पहले उपयोग करने से पहले लकड़ी पर या लकड़ी का उपचार करना आवश्यक होता है। अब इसके द्वारा आप ये मतलब उपचार क्यों करते हैं? इसके द्वारा आप लकड़ी की नमी को कम करते हैं। यानी कि जो लकड़ी में नमी है, उसको आप कम करते हैं, साथ ही साथ उसकी मजबूती बढ़ाकर उस पर विभिन्न मौसम के प्रभाव को कम किया जाता है। जैसे आपका जो जो भी सामान है, खिड़की है, दरवाज़ा है, तो जब उसको बनाया जाएगा तो धूप है, तेज़ धूप है, बारिश है, पानी की छींटें पड़ रही हैं, तो खराब होगा कि नहीं होगा? तो इसीलिए हम पहले ही प्रक्रिया कर देते हैं ताकि जो हमारा लकड़ियाँ हैं उसका मौसमों का उतना ज़्यादा प्रभाव ना पड़े। तो ये जो उपचार हम करते हैं ये 2 प्रकार से करते हैं। एक मौसम के द्वारा, कहने का मतलब एक प्राकृतिक होता है और एक कृत्रिम होता है। जब हम मौसम के द्वारा करते हैं यानी कि हम प्राकृतिक रूप से करते हैं तब हम करते क्या हैं? इसमें आप लकड़ियों को काटकर ढेर बनाकर खुले मैदान में रख दिया जाता है। वर्षा, धूप, हवा इनके प्रभाव से लकड़ी 2-3 वर्षों में पक जाती है। फिर हम उसका उपयोग करते हैं। लेकिन अब हमारे पास इतना समय तो है नहीं कि हम लकड़ी को काटेंगे, ढेर लगाएँगे, 3-4 साल उसको पकने के लिए छोड़ेंगे, तब फिर हम उपयोग करेंगे। ये संभव तो है नहीं क्योंकि आपको पता है कि समय हमारे पास इतना ज़्यादा नहीं है। फिर हम करेंगे क्या? फिर हम करेंगे जो कृत्रिम विधि से अपने जो लकड़ी है उस पर उपचार करेंगे। अब हम कृत्रिम विधि में क्या करते हैं? तो कृत्रिम विधि में हम भट्टे के द्वारा मतलब भट्टे का उपयोग करते हैं। इसमें लकड़ी को एक स्थान पर इकट्ठा करके उसको 100 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप दिया जाता है। ताप कितना होता है? 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, जिससे उसकी जो अधिकांश नमी है वो सूख जाती है। अब ये आप सभी जानते हैं और हम सब जानते हैं कि जो चीज़ें प्राकृतिक रूप से तैयार होती हैं उसमें और जो हम कृत्रिम रूप से तैयार करते हैं उसमें डिफरेंस होता है, ठीक? तो ये 2 विधियों का उपयोग करके हम अपने लकड़ी का उपचार करते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने विशेषता नहीं लिखी है। अब अगर आपसे विशेषता पूछी जाए तो आप बता तो सकते हैं ना कि जैसे अगर हम पूछे एक सामान्य लकड़ी की क्या-क्या विशेषताएँ होनी चाहिए, तो आप बता सकते हैं कि प्रकृति में लकड़ी विभिन्न रंगों में पाई जाती है। ये सदाबहार वृक्षों की कोमल लकड़ी प्रायः जो हल्की होती है यानी कि हल्के रंग की होती है, जबकि जो आपके जो पर्णपाती वृक्ष हैं, उनकी लकड़ी गहरे रंग की होती है। काटने पर अच्छी लकड़ी में मीठी गंध आती है और जो लकड़ी के भीतरी भाग में होती है या फिर लकड़ी मजबूत होनी चाहिए, उसमें मजबूत होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए, मोटी गठन होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको पता है कि अगर हम मोटी मजबूत की बात करेंगे तो सागौन सबसे पहले आएगा। इसी के साथ-साथ मजबूत लकड़ियों में जो भारी होती हैं उसमें शीशम हो गया, सागौन हो गया, इनके जैसी जो लकड़ियाँ होती हैं, वो अच्छी लकड़ियों के अंतर्गत मानी जाती हैं। मतलब सागौन को आप सबसे पहले रखेंगे, अच्छे में, मजबूती में, ताकत में, इन सब में आप सबसे पहले किसको रखेंगे? सागौन की। तो कुछ बातें हैं आपको सागौन के बारे में ध्यान रखनी है। जैसे जब आप इमारत के लिए लकड़ी बनाते हैं तो आपको थोड़ी बहुत बातें पता होनी चाहिए। अगर जैसे कठोरता के बात बात करें तो लकड़ी अगर कड़ी है
कड़ी होनी चाहिए जिससे वो रगड़ इन सब की चीज़ों से प्रभावित ना हो। सूखी लकड़ी अपने आप कड़ी हो जाती है। मज़बूती की बात करें तो लकड़ी में टिकाऊपन होना चाहिए। लकड़ी ये जो आपकी अच्छी लकड़ी है वो बरसों तक खराब नहीं होती है, तो हम इनका खिड़की, दरवाज़ा ये सब बनाने में उपयोग कर लेते हैं। साथ ही साथ ये अग्नि प्रतिरोधकता इसमें होनी चाहिए, मतलब इमारती लकड़ी में अग्नि प्रतिरोधकता तो होनी ही चाहिए। भारी और जो आपकी कठोर लकड़ी होती हैं, वो अधिक प्रतिरोधी होती हैं। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने चूल्हे पर खाना बनाया है? वो जो हम लकड़ी वगैरह और कंडा लगाकर बनाते हैं, उपले से बनाते हैं, वो वाला। आपने देखा होगा कि जो लकड़ियाँ होती हैं, कभी-कभी कुछ लकड़ियों को जब हम चीरते हैं, फाड़ते हैं, तो उसके बीच में ऐसे कुछ खुरदुरा-सा, जैसे मान लेते हैं ये लकड़ी है आपकी, आपने इसको चीरा तो कुछ ऐसे खुरदुरा-खुरदुरा सा होता है, ठीक? चारों तरफ, वो बड़ी जल्दी जलती है। लेकिन कुछ लकड़ियाँ जब आप चीरते हैं, तो बिल्कुल चिकनी-चिकनी सी होती हैं। वो आपकी जल्दी पकड़ती नहीं हैं, वो मजबूत होती हैं, कठोर होती हैं, अग्नि प्रतिरोधी होती हैं। आप उनको जल्दी से वो बिल्कुल आप पतला-पतला ना काटें, तो वो जल्दी से जलती भी नहीं हैं। अगर आप में से जो लोग चूल्हे पर खाना बनाए होंगे, लकड़ी लगाकर बनाए होंगे, वो इस चीज़ को जल्दी से समझ पा रहे होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक? चलिए, और साथ ही साथ जैसे अगर कोई लोच लकड़ी है, तो अगर आपको कोई गोलाई वाली चीज़ बनानी है, तो आप उसमें उसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक? तो ये कुछ आपकी लकड़ी की विशेषताएँ थी। आपको पता है कि हम पलाई वगैरह जो बनवाते हैं, वो सब किसके बने होते हैं? लकड़ी के बने होते हैं, ठीक? ये आपने समझा क्या? लकड़ी के बारे में। सबसे पहले आपने पत्थर के बारे में समझा, देन आपने ईंट के बारे में समझा, अब आपने लकड़ी के बारे में समझ लिया। अब हम बात कर लेते हैं काँच के बारे में। अच्छा, काँच से आपको क्या याद आ रहा है? जैसे जब आपने खिड़की पढ़े थे, जब आपने दरवाजे पढ़े थे, तब वहाँ पर भी तो आपने काँच का ज़िक्र किया था। चाहे आपकी खिड़की हो, हम खिड़की काँच के बनाते हैं, दरवाजे भी काँच के बनाते हैं। मतलब जो आधुनिक समय है, आधुनिक समय में काँच भी भवन निर्माण की सामग्रियों के अंतर्गत आता है। और आपने खिड़की दरवाजे तो कई बार देखे थे, कई प्रकार के होते हैं। कभी-कभी हम इन काँचों का प्रयोग जो है कई चीज़ों में करते हैं। तो अगर सबसे पहले अगर इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप अगर इसकी विशेषता देखें, तो काँच पारदर्शी होता है। इसीलिए आप खिड़की, दरवाज़ों या ये जो विभाजन करने के लिए दीवारों में लगाने के ये काम आता है, और काँच से उस पार आप देखना आपके लिए संभव होता है। तो हम कभी-कभी जैसे जो बाहर का व्यू अगर हमें देखना है, प्राकृतिक दृश्य देखना है, तो हम ये क्या करते हैं, ये काँच की दीवारें बना देते हैं। जब हम काँच की दीवारें बना देते हैं, तो जो हमारा बाहर का जो भी व्यू है, वो हम अच्छे से देख पाते हैं। और इस पर हवा, धूप, पानी इन सब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये बड़ा सुविधाजनक होता है और काफ़ी लंबे समय तक चलता है। जैसे अगर हम कोई चीज़ फाइबर की लगाते हैं, तो उसपे बारिश पड़ रहा है, धूप पड़ रहा है, शीत पड़ रही है, तो वो बड़ी जल्दी खराब होता है। या आप इसका बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल आप प्लास्टिक के लिए अगर बात करें, हालाँकि अभी हम प्लास्टिक के बारे में भी बात करेंगे। तो जब आप प्लास्टिक की बात करें, अगर आपको ऐसे ना समझ में आ रहा हो, तो आपके घर पे एक चेयर होगा। उस चेयर को आप ले जाके छत पे रख दीजिए। रात भर उस पर शीत गिरेगी, ओस की बूँदें गिरेंगी, दिन भर उस पे धूप लगेगा। तो आपकी कुर्सी बहुत जल्दी खराब होगी। लेकिन वहीं आप अगर काँच ले जाकर रख रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको किसी भी आकार में काट कर बनाया जा सकता है और ये आसानी से आपका कट भी जाता है। इसको हम विभिन्न रंगों या फिर डिज़ाइनों में ये हमको प्राप्त भी होता है और ये आपके घर की सुंदरता को भी बढ़ाता है। साथ ही साथ इसकी सफाई में भी आपको श्रम करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही कम समय में अच्छी सफाई हो जाती है और ये किफ़ायती भी होता है। हम इसका घरों में क्यों उपयोग करते हैं? तो काँच का घरों में उपयोग दरवाजे, खिड़की, घर के अपने विभाजन के लिए करते हैं, या जो संग्रहण है,
सज्जा के लिए, अलमारियों के लिए, शोकेस के लिए, दरवाज़ों में, इन सब में उपयोग करते हैं। रसोई के जैसे उपकरण हो गए, रैक हो गया, इन सब में कर लेते हैं। साथ ही साथ जैसे ड्रेसिंग टेबल हो गया, शीशा हो गया, इन सब में शीशा तो हर किसी के घर में होता है। शीशे में हम इसका उपयोग कर लेते हैं। या फिर जो साज-सज्जा के उपकरण हो गए जैसे लैंप शेड हो गया, फ़ानूस हो गया, तस्वीरें हो गई, पुष्प पात्र हो गए, इन सब के लिए हम काँच का उपयोग करते हैं। अब ये तो हमारे काँच की उपयोगिता की बात हो गई जो कि हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। हम यहाँ पर क्या समझेंगे? जो हमें यहाँ ध्यान रखना है, वो ये ध्यान रखना है कि मिश्रण यानी कि ये किन-किन चीज़ों का मिश्रण होता है। जैसे आपने अभी देखा था ईंट के बारे में। ईंट में आप मिट्टी, जल और बालू ये 3 आपने प्रमुख रूप से ध्यान दिया था और जो इसमें जो एलिमेंट पड़ रहे थे और जैसे मैग्नीशिया, सिलिका, एल्यूमिना, लौह तत्व, चूना पत्थर ये सारी चीज़ें जो मिल रही थी उनको भी आपने देखा था। तो वैसे जब आप काँच बनाते हैं तो इसके लिए आप सिलिका, बालू, चूना, सोडियम ऑक्साइड इन सारी चीज़ों के मिश्रण से आप काँच का निर्माण करते हैं। एक परिभाषा आप छोटा-सा ध्यान रखेंगे कि विज्ञान की दृष्टि से उन सभी मतलब हम काँच किसे कहेंगे? परिभाषा है तो विज्ञान की दृष्टि से उन सभी ठोस पदार्थ को काँच कहते हैं जो द्रव अवस्था से ठंडी होकर ठोस अवस्था में प्राप्त होती हैं। मतलब जैसे आप काँच ऐसे चीज़ों को कहेंगे जो आप जैसे जब वो गर्म हैं, तो जब वो गर्म है तो द्रव अवस्था में है, लेकिन जब हम उन्हें ठंडा कर देते हैं, तब वो ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे पदार्थों को हम काँच कहते हैं। ये जो आपकी चूड़ियाँ वग़ैरह बनाई जाती हैं, कैसे बनाई जाती हैं? या जो भी आप काँच देखते हैं, शीशा देखते हैं, ये कैसे बनाए जाते हैं? पहले ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं, फिर हम इनको ढाल देते हैं, जिस आकार में चाहिए वैसे हम ढालते हैं। फिर हम इसको सुखा देते हैं, सुखाने के बाद ये कठोर अवस्था में उसी आकृत, उसी आकार में ये बन जाते हैं। तो हम इनको क्या कह देते हैं? तो हम इनको कह देते हैं काँच। अगर कोई चीज़ गरम है, द्रव अवस्था में है, फिर वो ठंडी होकर वो ठोस अवस्था में बन जा रही है, तो हम उसे काँच का नाम देते हैं। अब ये जो आपके काँच होते हैं, ये 1-2 प्रकार के नहीं होते हैं, ये काँच आपके कई प्रकार के होते हैं। अब हम इन अलग-अलग काँचों का उपयोग कहाँ-कहाँ करते हैं, ज़रा एक बार देखते हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं सिलिका की। सिलिका यानी कि दर्पण जिससे आप बनाते हैं, सोडा ग्लास, चूना। शीशा, शीशा ग्लास मतलब जो विद्युत उपकरण बनाए जाते हैं, जैसे जो बल्ब वगैरह बनाए जाते हैं, इसी काँच के प्रकार से बनाए जाते हैं। दूसरा है अगला है आपका बोरोसिलिकेट। अब जिसमें ताप सहन करने की अच्छी क्षमता होती है और ये प्रयोगशाला उपकरण इससे बनाए जाते हैं। अब इससे कुछ और चीज़ें बनाई जाती हैं जिनका नाम आप थोड़ा-सा ध्यान रख लेंगे। क्या है? शीट ग्लास है, प्लेट ग्लास है, फ्लैट ग्लास है, लेमिनेटेड ग्लास है या फिर टेम्पर्ड ग्लास है यानी कि जिसमें ताप सहन करने की अच्छी क्षमता होती है। अगला है ऑप्टिकल ग्लास यानी कि जो आप चश्मे में लगाते हैं, चश्मा, दूरबीन इसमें लगाते हैं और एक होता है आपका शुद्ध काँच। तो ये कुछ काँच के प्रकार थे, बस आपको थोड़ी-सी इनकी विशेषताएँ ध्यान रखनी है। हम काँच का कहाँ-कहाँ प्रयोग कर सकते हैं और ये क्यों प्रयोग किए जाते हैं, बस यही सारी चीज़ें हमें थोड़ा-सा ध्यान रखनी थी। चलते हैं हमारा जो अगला सामग्री है जो कि है प्लास्टिक। परेशान मत होना आप लोग, ज़्यादा नहीं है, बस 2 और बचा है, एक प्लास्टिक पढ़ेंगे और एक आपका सीमेंट। 2 ही है तो 2 के लिए अब कल के लिए क्या रखना, आज ही हम समाप्त कर लेंगे। प्लास्टिक की अगर बात की जाए, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। ये उच्च अणुभार युक्त एक कार्बनिक पदार्थ होता है, जो आपका ये जो आपका प्लास्टिक होता है, ये आपका एक उच्च अणुभार युक्त कार्बनिक पदार्थ है। प्लास्टिक प्राकृतिक या संश्लेषी रॉल के किसी भरक सामग्री सहित या उसके बिना ये एक बना एक द्रव्य है। इसे ताप व दाब डालकर किसी भी आकार में ढाला और कड़ा किया जा सकता है।
अब जैसे मोम हो गया, चमड़ा हो गया, रबड़ हो गया, ये तो आपके प्राकृतिक राल होते हैं, जबकि संश्लेषी राल प्रयोगशाला में निर्मित कच्चे माल से बनाई जाती हैं। और जो संश्लेषी रालों का उत्पादन देश में प्राकृतिक साधनों पर निर्भर नहीं करता, इसका उत्पादन कहीं भी हो सकता है। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? इसमें अगर हम जैसे इसकी विशेषताओं में आप ध्यान रखेंगे, कम भार होना चाहिए, आकार आप इसे सुगमता से दे दें, ढलने वाला होना चाहिए, मनचाहा आकार देने वाला होना चाहिए। इसमें यांत्रिक गुण यानी कि उच्च तनाव सामर्थ्य होना चाहिए। ये इन्हें लकड़ी की भाँति चीरा व काटा जा सकता है, इनमें छेद आसानी से हो जाना चाहिए, तो कुछ ये विशेषताएँ होती हैं। लेकिन हमें यहाँ क्या ध्यान रखना है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो है कि प्लास्टिक के आकार, प्लास्टिक के प्रकार। कौन-कौन से प्लास्टिक होते हैं? ये आपके 2 प्रकार के होते हैं। पहला है, एक है थर्मोप्लास्टिक, एक है आपका थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक बस इतना समझें जिसे आप रिसाइकल कर सकते हैं, वो आपका थर्मोप्लास्टिक होता है। और जिसे हम रिसाइकल नहीं कर सकते हैं, उसको हम थर्मोसेटिंग कहते हैं। अच्छा, रिसाइकल, रिड्यूस, रीयूज़, ये आपको कुछ समझ में आ रहा है? आपने पढ़ा था ना मैनेजमेंट में आपने 3 आर पढ़ा था। 3 आर, 4 आर, एक बार कमेंट बॉक्स में बताना कि 3 आर क्या है, 4 आर क्या है? मार्केटिंग के 4 सी क्या हैं, 5 सी क्या हैं, 5 पी क्या हैं? ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा अगला टेस्ट सीरीज़ होगा, यानी कि जो हमारा प्रैक्टिस सेट होगा, उसमें हम इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करेंगे, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें एक बार रिकॉल करने की ज़रूरत है। तो अगर आपको 3 आर और 4 आर याद आ रहा हो, तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर छापिएगा। अब चलते हैं हम आज के अपने लास्ट पॉइंट, यानी कि सीमेंट के बारे में। और ये हम सब जब हमारे घर बनते हैं तो सीमेंट का उपयोग किया जाता है। अब ये सीमेंट क्या है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में। पोर्टलैंड सीमेंट क्या है? किसके नाम पर पड़ा है? खोज किसने की सबसे पहले? इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो अगर सबसे पहले पोर्टलैंड सीमेंट की बात की जाए, तो जो आपका पोर्टलैंड सीमेंट है, इसका आविष्कार 1824 में एक ब्रिटिश कारीगर जिसका नाम है जोसेफ एस्पडीन ने किया था। और ये जो पोर्टलैंड है, ये उनके कस्बे का नाम था। उन्होंने अपने कस्बे के नाम पर इसका पोर्टलैंड सीमेंट नाम रखा था। ठीक? और सीमेंट का उपयोग जैसे जुड़ाई हो गया, प्लास्टर करना हो गया, इन सब के कामों में किया जाता है। आजकल तो भाई बिना सीमेंट के मकान ही नहीं बन पाते हैं। मतलब हम सोच ही नहीं सकते कि बिना सीमेंट के मकान बन भी सकता है। ठीक? तो इन्होंने ही 1824 में खोज की थी। ब्रिटिश कारीगर थे, नाम था जोसेफ एस्पडीन, और इन्होंने अपने कस्बे के नाम पोर्टलैंड पर ही रखा, पोर्टलैंड सीमेंट। इसमें ध्यान क्या रखना है? तो याद रखने वाली चीज़ तो ये पूरी थी। मतलब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पोर्टलैंड क्या है, पोर्टलैंड सीमेंट की खोज किसने की, नाम क्या था, वो कहाँ के कारीगर थे, ठीक? इतनी सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ सीमेंट में सामान्यतः निम्न अनुपात में पदार्थों का मिश्रण होता है। कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं? चूना 65% होना चाहिए, सिलिका 23% होना चाहिए, एल्यूमिना 5% होना चाहिए, लौह ऑक्साइड 2.5% होना चाहिए, मैग्नीशिया 1.5% होना चाहिए, सोडा पोटाश 1.25 परसेंट मिला होना चाहिए। तो एक आपका जो सही सीमेंट बनता है, वो बनता है। ठीक? और आपको ये जो अनुपात बताए जाते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। हालाँकि हम क्वेश्चन बनाएँगे यहाँ से, बट आपको याद होने चाहिए ये चीज़ें। सीमेंट बनाने के लिए जो पदार्थ हैं, ये जो आप पदार्थ देख रहे हैं, इनको आप करेंगे क्या? तो पदार्थों को पीस कर
कई घंटे आप गर्म करेंगे। ऐसा करने पर उनमें जो बड़े-बड़े मतलब ढेले होते हैं, ढेले ऐसे गोले-गोले से हो जाएँगे होते हैं, तो उनको हम फिर से बारीक पीस लेते हैं और उसे एक सीमेंट बनाने की क्रिया होती है ये कि सबसे पहले आप इन सबको मिश्रण करेंगे, फिर कई घंटों तक गरम करेंगे। गरम करने के बाद जब इसमें जो ढेले बन जाते हैं, उन ढेलों को आप पीसेंगे, पीस कर फिर आप इसका सीमेंट बनाएँगे। तो इसी विधि से हमारा सीमेंट तैयार हो जाता है। अब ये जो सीमेंट होता है, ये भी आपका कई प्रकार का होता है। ज़रा हम देखते हैं कि सीमेंट कितने प्रकार का होता है। एक साधारण सीमेंट होता है, वही जो आपका पोर्टलैंड सीमेंट है, उसी को हम साधारण सीमेंट कहते हैं और ये भवन निर्माण में इसका उपयोग होता है। चूना, सिलिका, एल्यूमिना, लौह ऑक्साइड, जिप्सम इनके मिश्रण से हम साधारण सीमेंट को बनाते हैं और इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो भवन निर्माण में करते हैं। जैसे जो हर सीमेंट का उपयोग हर जगह नहीं किया जा सकता है। जैसे आपने लकड़ी पढ़ी थी ना, तो क्या हर प्रकार की लकड़ी का उपयोग हम हर जगह कर रहे थे? नहीं। तो उसी तरह से जैसे आप हर प्रकार की लकड़ी का उपयोग हर जगह नहीं कर सकते हैं, वैसे हमारा सीमेंट भी होता है कि हम हर सीमेंट का उपयोग हर जगह नहीं कर सकते हैं। तो जो साधारण सीमेंट है, जिसे हम पोर्टलैंड सीमेंट कह रहे हैं, इसका उपयोग हम घरों में करते हैं, यानी कि जब हम भवन का निर्माण करते हैं, तब करते हैं। अगला है आपका शीघ्र जमने वाला सीमेंट। अच्छा ये बताओ कि जो शीघ्र जमने वाला सीमेंट है, हमें ऐसे सीमेंट की आवश्यकता कहाँ हो सकती है? सबसे साधारण सी बात कि यह बाँधों, पुलों आदि की नींव में भरने के लिए उपयोग किया जाता है। ये शीघ्रता से जम जाता है, बहता नहीं है। पुलों वगैरह पे जो आपको पुल बनाने के लिए जो सीमेंट की आवश्यकता होगी, जो आप अपने घरों में सीमेंट का उपयोग करते हैं, अगर आप इसका उपयोग करेंगे तो ये तो बह जाएँगे। लेकिन जो आप पुलों या फिर जो आपके बाँध हो गए, इन सब को बनाने के लिए आप ये शीघ्र जमने वाली सीमेंट का उपयोग करते हैं, ताकि ये फटाक से जम जाएँ और बहें ना। अगला है रंगीन सीमेंट। रंगीन सीमेंट क्या है? तो जैसे जो आपका साधारण सीमेंट है, इसी में आप खनिज रंगों का मिश्रण कर देते हैं और आप ऐसे सीमेंट को बना लेते हैं। सफ़ेद सीमेंट में ही आप रंग मिला देते हैं और आप रंगीन सीमेंट बना लेते हैं। जैसे आपने अक्सर देखा होगा जब आपके घर की फर्श बन रही हो, जब आपके घर की फर्श बन रही हो, तो कभी आपने देखा होगा जो फर्श है वो येलो कलर की होती है। येलो तो बहुत कम बनवाते हैं, हालाँकि डिज़ाइन वग़ैरह उसमें बनवाते हैं। ये जो आपके गेरुआ रंग होता है, उस कलर की फर्श होती है, ग्रीन कलर की फर्श होती है, तो अपने इच्छा अनुसार लोग बनाते हैं। तो क्या सब अलग-अलग रंग के सीमेंट लेकर आते हैं? नहीं, जो आपका सफ़ेद सीमेंट है, उसी में हम कलर मिला देते हैं और अपने इच्छा अनुसार अपने घर की शोभा को बढ़ाने के लिए, फर्श को सुंदरता प्रदान करने के लिए, अलंकरण करने की दृष्टि से हम रंगीन सीमेंट उसको बना देते हैं। और ये सीमेंट जो होते हैं आपके महँगे मिलते हैं और मुख्यतः अलंकरण के कार्यों के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। अब भाई जब उसमें अब ये ₹2 वाला रंग थोड़ी ना लाके मिलाया जाएगा। जो हम लोग मार्केट में ₹1 ₹2 की पैकेट मिलती है, उस रंग को थोड़ी ना लाकर मिलाया जाएगा। अब इसका रंग भी महँगा मिलता है तो ये साधारण सीमेंट से तो महँगा होगा ही होगा। अगला है आपका सफ़ेद सीमेंट। सफ़ेद सीमेंट क्या है? तो साधारण सीमेंट निर्माण विधि में ही लौह ऑक्साइड की मात्रा को हम कम कर देते हैं, जिससे इसका जो रंग है वो सफ़ेद हो जाता है और इसका उपयोग हम मोज़ेक हो गया, टाइल्स लगाने के लिए या फिर संगमरमर लगाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक? तो ये आपका एक ही सीमेंट है, बस उसी में हम परिवर्तन कर रहे हैं। और जो ऐसे सीमेंट होते हैं ये बहुत महँगे मिलते हैं, तो हर किसी की पहुँच यहाँ तक नहीं हो पाती है। अगला है आपका धमन भट्टी सीमेंट। ये आपका लास्ट पॉइंट है आज की क्लास का आपका और आपके जो पदार्थ हैं। अच्छा इसी में आपका थोड़ा-सा लोहा का चैप्टर बच रहा है, थोड़ा पॉइंट आपका है तो उसको हम क्वेश्चन के माध्यम से कवर अप कर लेंगे, यहाँ पर हमने नहीं लिया है। वैसे मैं आपको अभी बता दूँगी थोड़ा-सा लोहे के बारे में बस, बाकी आप क्वेश्चन करेंगे तो समझ जाएँगे।
जो धमन भट्टी सीमेंट क्या होता है, तो जो धमन भट्टी में कच्चे लोहे को गलाने और शुद्ध करने के बाद जो निरुपयोगी पदार्थ स्लैग बचता है, उसे कुछ सीमेंटों की राख के साथ मिलाकर भी हम सीमेंट का निर्माण करते हैं, तो इसी को हम धमन भट्टी सीमेंट कहते हैं। ठीक? मतलब आपने देखा कि सीमेंट आपका वही एक पोर्टलैंड सीमेंट है, बस उसी में किसी में कुछ, किसी में कुछ मिलाकर हम उसको अलग-अलग तैयार कर रहे हैं और उसका उपयोग अलग-अलग जगह पर हम कर भी लेते हैं। ठीक? तो ये आपका पूरा भवन निर्माण सामग्री का टॉपिक था, जिसको आपने समझा। इसी में आपका एक पॉइंट बचता है लोहा, जो कि हमने यहाँ पर ऐड नहीं किया है। हालाँकि आपको ध्यान रख लेना है कि जो लोहा होता है, लोहा आपका 3 प्रकार का होता है, ठीक? एक आपका होता है ढलवा, एक आपका होता है निर्मित और एक आपका होता है स्टील। ये आपका निर्मित है और एक आपका हो गया स्टील। ये 3 प्रकार के लोहे होते हैं। जो ढलवा लोहा होता है, ये आपका भूरा, मतलब ये भी आपका भूरा ढलवा होता है, सफ़ेद ढलवा होता है और ढलवा होता है, ठीक? मैलिएबल ढलवा होता है। तो ये कुछ आपके ढलवा के प्रकार होते हैं। हम इनको क्वेश्चन के माध्यम से कर लेंगे, ये बहुत ज़्यादा हमसे पूछे नहीं जाते हैं, ठीक? बाकी आपका जो भी टॉपिक था, हमने सब कुछ कवर अप कर लिया। यानी कि जो भवन निर्माण सामग्री से संबंधित था, उसको हमने कवर अप कर लिया। और जो आपके जैसे भवन निर्माण सामग्री में ही पेंट वगैरह दिए गए हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक? और ये बहुत ज़्यादा हैं भी नहीं। जो भवन निर्माण सामग्री में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, जो कि आपसे पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है, तो इन सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अब जो भी छोटे-छोटे पॉइंट बच रहे होंगे, उन सभी को हम क्वेश्चन के माध्यम से कवर अप कर लेंगे। तो आज के लिए बस यही इतना रखते हैं। क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा, साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। अच्छा, बीच में हमने आपसे 1-2 क्वेश्चन पूछे हैं, अगर हो सके तो आप लोग एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा, मुझे भी थोड़ा-सा अच्छा लगेगा। बाकी आज के लिए यही इतना रखेंगे। आप में से जिन्होंने भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, किसी वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम लिंक वहीं पर आपको शेयर कर देंगे। ठीक? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।